हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मैं विकास कौशल कौशल स्टडी एकेडमी के बिहाफ पर आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो टाइम चल रहा है वो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम चल रहा है। ये कोविड की सिचुएशन के कारण बहुत सारे जो वर्क्स हैं जी, उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। वो एक नेगेटिव थिंकिंग सारी जगह चल रही है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो इसमें से अगर मैं कुछ पॉजिटिव देखूं तो पॉजिटिव ये है कि हमको एक टाइम मिला, हम लोग अपने घरों में हैं और घरों में रहते हुए अगर हम डिटर्मिन्ड हैं तो हम इस टाइम को यूटिलाइज करके अपना आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसको बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हर दिन एक सा नहीं होता, तो ये समय जो चल रहा है ये भी ऐसा नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं और परमात्मा से यही आशा करता हूं कि ये समय बहुत जल्दी से ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन ये समय ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है, हमने इससे भी बहुत कुछ सीखा है। और असल जिंदगी में इंसान वही है जो टफ टाइम से सीखता है, आगे बढ़ता है, उससे हार नहीं मानता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस समय में आप डिटर्मिन्ड हो, आप मेहनत करोगे, तो आपको आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोविड के कारण से बहुत सारे पेपर्स जो हैं, नोटिफिकेशंस आई, बीच में रुक गई। बहुत सारी स्टेट्स की नोटिफिकेशन आ ही नहीं पाई कोविड के कारण। लेकिन जिस दिन ये सब कुछ ओपन होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जिस स्टूडेंट ने इस समय को यूटिलाइज किया होगा, आगे अपने आप को बेटर फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। मानता हूं ये टाइम टफ है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए, पूरी सोसाइटी के लिए ये टाइम बहुत टफ है। लेकिन हमको आगे बढ़ना है, हमको मेहनत करनी है और इसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा होनी बहुत जरूरी है। अब मैं अकेडमी का जो जी हमारा फाउंडेशन कोर्स है, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ उस फाउंडेशन कोर्स के बारे में कुछ डिस्कशंस करना चाहता हूं कि हमारा फाउंडेशन कोर्स किस तरह से चलेगा, किस तरह से हमने प्रोसीड करना है। और क्योंकि कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम पाना चाहते हैं तो सिर्फ वो सिंगल हैंड हमारी तरफ से एफर्ट से नहीं चलेगा। आपकी एफर्ट्स के बिना हम वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं पा पाएंगे। तो आगे की जो मेरी डिस्कशन है जी, जो हमने करना है, जो आपसे मैं उम्मीद करता हूं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर इस पूरी डिस्कशन को मैं ब्रीफ करूं तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी पैटर्न ऑफ द एग्जाम। एग्जाम का जो पैटर्न है, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, बेसिकली पंजाब हरियाणा की अगर मैं बात करूं, और पूरे कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई टू चूज अस। कौशल स्टडी एकेडमी को आप क्यों चूज करें, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन योर पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, आपकी एफर्ट्स, आपकी वो दृढ़ इच्छा मेरे को चाहिए। अगर आपकी दृढ़ इच्छा होगी तो ये दोनों हाथ जब मिलेंगे तो परमात्मा की कृपा अगर बनी होगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसा पिछले कुछ सालों से देखने में मिल रहा है। हाउ मेनी आवर्स, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो रहता है स्टूडेंट्स का कि सर कितनी देर की स्टडीज जरूरी है। तो इन सारे पॉइंट्स को जी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं जी सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कि भाई एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, उसको समझना जरूरी है।
तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम की जी अगर मैं बात करूं, इसमें बेसिकली प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो ये तीन स्टेजेस हैं इसमें डिस्कशन के लिए। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो पंजाब हरियाणा में जो प्रीलिम्स है उसमें टोटल 125 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 125 क्वेश्चंस पंजाब हरियाणा में। और हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मिलेगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हो तो उसका -0.8। दरअसल कहने के लिए -0.8 है, लेकिन अगर मैं दरअसल इसकी बात करूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता था, आपने गलती से ए की जगह बी को टिक कर दिया, तो 4 मार्क्स जो आपको मिलने थे और ये -8, यानी कि आपको एक गलत मार्किंग जो आपने कर दी वो 4.8 मार्क्स पीछे लेके आता है। तो हमने प्रीलिम्स के ऊपर, जब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओएमआर शीट को फिल करते हैं, उस समय इस बात का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है कि बहुत ध्यान से उस चीज को हमने फिल करना है। ठीक, तो भाई नेगेटिव मार्किंग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब भी अगर मैं बात करूं, अगर 6 क्वेश्चन हम करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, एक हमारा ठीक है, 4 मार्क्स हमको मिलेंगे, और 5 अगर हमारे गलत है तो 4 मार्क्स उसके डिडक्ट होंगे। तो भाई क्या गैस वर्क करना चाहिए? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर गैस वर्क करें। तो भाई गैस वर्क में उस चीज को मानता हूं जिस क्वेश्चन के आंसर में आपको 2 ऑप्शंस में डाउट था, अगर आपको 2 ऑप्शंस लगता है कि आपको गैस वर्क करना चाहिए, वो ऐसा नहीं चारों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज है वहां पर अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना कुछ। जो आपको लगता है कि भाई 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, वो आंसर कर देना चाहिए, और नॉर्मली वो मेरे को लगता है कि वो ठीक भी होता है। और इसमें टोटल जितनी भी सीट्स रहती हैं उसका 10 टाइम्स 10 गुना स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज पर जाता है। तो मान लीजिए जैसे हरियाणा की सीट्स जी 250 है, तो उसका 10 टाइम्स स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा, यानी कि 2500 स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। 2500 जी बहुत होता है, 10 टाइम्स। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों ही स्टेजेस मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते जी प्रीलिम्स में तो 4 ऑप्शंस है, टिक ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस में तो, मेंस जब आता है जी कोई बात नहीं, उसमें तो बेरक्ट मिल जाता है। तो भाई हर स्टेज इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है। आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी मेंस की तरफ बढ़ पाओगे। अब सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूं, तो मेंस में जी पंजाब हरियाणा में बेरक्ट अलाउ किया जाता है। उसके साथ साथ लॉ के 3 पेपर्स रहते हैं जी, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। इसका सिलेबस क्या है वो आप इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो 3 लॉ के पेपर्स है जी, 200 मार्क्स ईच, यानी कि 600 मार्क्स का लॉ का पेपर होएगा। फिर लैंग्वेज पेपर्स की अगर मैं बात करूं, पंजाब हरियाणा में जी इंग्लिश जो है वो 200 मार्क्स की है, हरियाणा में जो हिंदी है वो 100 मार्क्स की है, और अगर मैं पंजाबी की बात करूं तो ये 150 मार्क्स का है। तो पंजाब में टोटल जो पेपर रहेगा वो 950 मार्क्स का रहेगा, वेयर एज इन हरियाणा ये जो पेपर रहेगा हमारा मेंस का वो 900 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें 50% इन, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो इंडिविजुअली हर लॉ के पेपर में हमको 33% पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि 200 में से 66 जो है वो पासिंग स्कोर है। लेकिन इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी वी हैव टू स्कोर इन एग्रीगेट 50%, यानी कि पंजाब में आउट ऑफ 950 वी हैव टू स्कोर 475, वेयर एज इन हरियाणा फ्रॉम 9 आउट ऑफ टोटल 900 हमको 450 स्कोर करना है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड इफ वी आर कंपीटिंग इन एनी रिजर्व कैटेगरी देन 45%। तो मेंस सेकंड स्टेज है, और जैसा हमने यहां पर देखा था 10 टाइम्स, यहां पर मेंस में से आगे इंटरव्यू के लिए 3 गुना स्टूडेंट्स जाएंगे, यानी कि 750। इन दोनों स्टेजेस की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स आपका कंपटीशन जो है सारी दुनिया के साथ है, जो भी वहां पर पेपर देने आए सबके साथ है, आपको उस कट ऑफ में आना जरूरी है। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में इफ यू आर स्कोरिंग
50% और मोर देन 50%, देन इन दैट केस इंटरव्यू के लिए जी डेफिनेटली कॉल आ जाती है। पिछले 10-12 साल में जैसा मैं देखता आ रहा हूं, मैंने एक ही बार देखा था हरियाणा में कि भाई 50% से ऊपर जो थे स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा मतलब मार्क्स चाहिए थे इंटरव्यू कॉल के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 3 टाइम्स सीट है, उससे कम ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मेंस में आपका कंपटीशन आपके साथ ही है। अगर आप 3 टाइम्स जो है वो 50% मार्क्स जो है वो आपने ले लिए, तो दैट मींस यू आर श्योरली इन फॉर द इंटरव्यू। ठीक, क्योंकि पिछला ट्रेंड कुछ ऐसा कहता है। और लास्टली इंटरव्यू है, इंटरव्यू में 100 मार्क्स की पंजाब में इंटरव्यू है और 200 मार्क्स की इंटरव्यू जो है हरियाणा में है। तो ये टोटल अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं, तो पंजाब में जो टोटल बन जाता है जी, वो बन जाता है 950 प्लस 100, दैट इज 1050। ठीक है जी। अगर मैं जी इंटरव्यू की बात करूं, तो अगर मैं टोटल की बात करूं, तो ये पंजाब में रहता है 950 प्लस 100, और हरियाणा की बात करूं इट इज 900 प्लस 200। तो इंटरव्यू के बाद ये 950 प्लस 100 का 50%, यानी कि 475 आपको वैसा चाहिए था, 50 यहां पर। तो पंजाब में आपको 525 चाहिए और हरियाणा में 450 आपको मेंस में चाहिए। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। और 200 में से 100 यानी कि 550 आपको इन एग्रीगेट चाहिए। तो इस तरह से जी सिलेक्शन होती है। एग्रीगेट इतना चाहिए, आपका इंटरव्यू में स्कोर अगर 50 से कम आता है, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट आपका 525 से ऊपर चला जाता है पंजाब में और 550 से ऊपर चला जाता है हरियाणा में, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सो ये तो जी पेपर के पैटर्न की बात रही। और पेपर पैटर्न के बाद अगर मैं बात करूं कि पेपर पैटर्न के बाद कि भाई इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इसको जी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ 1 में जी वी आर हैविंग सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगाइज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसआरई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रेंट एक्ट, कोर्ट्स एक्ट, एविडेंस। और अगर मैं सिविल लॉ 2 की बात करूं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, कस्टमरी, रजिस्ट्रेशन, और पंजाब में जी टीपीए रहता है। ठीक है जी, पंजाब में जो है टीपीए रहता है। ठीक है जी। और क्रिमिनल लॉ में वी आर हैविंग सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस। हमारे मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जीके जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो प्रीलिम्स होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और जीके पूछी जाएगी। अगर सिलेबस के बारे में जी मैं बात करूं, तो पंजाब हरियाणा का सिलेबस सेम है, लेकिन सिर्फ टीपीए जो है वो पंजाब में है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम। हाँ, बस वो एक अलग बात है, रेंट एक्ट पंजाब रेंट एक्ट, हरियाणा रेंट एक्ट, कोर्ट्स एक्ट पंजाब कोर्ट्स एक्ट, हरियाणा कोर्ट्स एक्ट। ठीक। तो भाई इनमें से जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जी, सीपीसी, हिंदू लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस। एविडेंस जी सिविल लॉ 1 में भी आएगा, एविडेंस हमारा क्रिमिनल लॉ में भी आएगा। और सिविल लॉ 1 का पेपर जी होएगा 200 मार्क्स का, तो आउट ऑफ 200 अराउंड 80 मार्क्स का पेपर सीपीसी में से रहेगा। अराउंड बोल रहा हूं जी। हिंदू लॉ आउट ऑफ 200 अराउंड 100 मार्क्स का पेपर हिंदू लॉ से रहेगा। सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं वो 70 टू 80 मार्क्स, आईपीसी अराउंड 80 मार्क्स, और एविडेंस की बात करूं यहां पर, यानी कि क्रिमिनल लॉ में 40 टू 50 मार्क्स, और एविडेंस सिविल लॉ 1 में अराउंड 30 टू 40 मार्क्स। तो ये 5 हमारे जी मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं। सीपीसी है, हिंदू लॉ है, सीआरपीसी है, आईपीसी और एविडेंस। बाकी सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे चलते हैं जी सिलेबस के बाद कि भाई इस पूरे कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी। इस पूरे कोर्स को जी तकरीबन आप मान के चलिए 1 ईयर, 1 साल का समय लग जाएगा इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। 10-15 दिन जी ऊपर नीचे
हो सकते हैं, अदरवाइज हमारी कोशिश रहती है कि 1 साल के अंदर अंदर हम अपना कंप्लीट कर लें, जिसमें आप लोगों को क्लास नोट्स, प्रॉपर डायग्राम्स, हर टॉपिक के ऊपर फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के साथ साथ जो लेटेस्ट हमारे लॉज हैं, डेवलपमेंट्स हैं, कोई लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाती हैं, और प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक, और रेगुलर क्लास टेस्ट किए जाते हैं। ड्यूरेशन के बाद जी अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई टू चूज अस, व्हाई कौशल स्टडी एकेडमी। कौशल स्टडी एकेडमी क्यों चूज करोगे आप, इसके पीछे कारण क्या है भाई? कारण ये है रिजल्ट्स। एक टीचर को उसके स्टूडेंट्स के कारण जाना जाता है कि भाई ये वो टीचर है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक टीचर की खुद की शायद से खुद कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसके स्टूडेंट्स आइडेंटिटी है। जैसे वह बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल से ही उसके फेस के बारे में, उसके बारे में पता चलता है, तो एक टीचर के बारे में भी उसके स्टूडेंट्स के थ्रू ही पता चलता है कि भाई ये टीचर कौन है। तो लास्ट 2 पंजाब के मेंस की बात करता हूं, 2 पंजाब के रिजल्ट्स की बात करता हूं, जो भी हमारे पीछे जो रिजल्ट्स आए थे। 2018 में भी पपनीत ने फर्स्ट रैंक लिया था पंजाब में, और 2020 में शिवानी ने फर्स्ट रैंक लिया था पंजाब में। इन दोनों ही स्टूडेंट्स के बारे में जी मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं। जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि भाई पॉइंट ये है, आपको मेंस और इंटरव्यू के बाद पंजाब में 525 और हरियाणा में 550 चाहिए। पपनीत ने मेंस में ही 580 के अराउंड स्कोर किया, शिवानी ने मेंस में अराउंड 550 के अराउंड स्कोर किया। यानी कि इंटरव्यू में अगर ये इनका 0 भी लग जाता तब भी इन्होंने क्वालिफाई कर लेना था, क्योंकि इनका मेंस में ही स्कोर बहुत था। पंजाब में थी 475 मार्क्स चाहिए, और ये कहने की बात है 580 550, भाई 80-100 नंबर ऊपर लेना, ये कहने की बात है। तो जब मैंने भी देखा जी इनका मेंस का स्कोर, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने स्टूडेंट से पूछा, इन दोनों से भी बात हुई, और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जी पंजाब क्लियर किया और मेंस में बहुत अच्छा किया था। तो मेरी हर स्टूडेंट के साथ बात हुई, क्या लिखा था, ताकि मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स को वो बता पाऊं। तो पपनीत और शिवानी की स्पेसिफिकली यहां पर बात करता हूं। तो उन्होंने बताया कि सर जैसे आप क्लास में फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, बेरेट के जो वर्ड्स उठाकर आप इंटरप्रिटेशंस देते हो, हमने एज इट इज वही फ्लो चार्ट्स पेपर में बनाए, और उस जो आपने मेहनत कर रखी है इतनी नोट्स के ऊपर, उन्हीं नोट्स के बलबूते पर हमने वो सब बातें वहीं पर एज इट इज लिख कर आए, और जिसके कारण से हमने, तो भाई मेरी तरफ से अपनी एक कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स प्रोवाइड करूं, ताकि आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, सारे नोट्स सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया मेंस में। ऑल्दो इनका इंटरव्यू में भी स्कोर अच्छा था, लेकिन अगर आप इन दोनों का मेंस का स्कोर चेक करोगे तो मेंस में भी इन्होंने बहुत 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 अच्छा कर रखा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जी आप लोगों के लिए कि भाई आप कौशल स्टडी एकेडमी को चूज कीजिए। और इसके साथ साथ लास्ट ईयर जो हरियाणा का रिजल्ट आया जी, उसके बारे में मैं बात करूं तो शिवानी, अगेन शिवानी इसका सेकंड रैंक था, लेकिन यहां पर एक बात बताने लायक है, शी वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ 0.5 मार्क्स। हरियाणा फर्स्ट रैंक इसका सिर्फ 0.5 मार्क्स से रह गया था मेंस में, अदरवाइज ये टॉपर थे। अगर आप हरियाणा का मेंस देखोगे तो मेंस में ये अदरवाइज टॉपर थी, लेकिन इंटरव्यू के बाद शी वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ 0.5 मार्क्स। और उसके साथ साथ जी मैं ईशा की बात करूं, इसका 6th रैंक था हरियाणा में, और अदरवाइज भी ये स्टूडेंट बहुत बढ़िया था। इसने जी साथ साथ लॉ के सीए भी कर रखा है, तो बहुत ही जो है लेबोरियस स्टूडेंट था। इसने भी बहुत अच्छा किया, मेंस में भी अच्छा किया। आगे जो पॉइंट है जी, हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, आप क्यों हमको चूज करो। वी विल टीच यू हाउ टू थॉरली रीड एंड एस्टैब्लिश योर कमांड ओवर द बेयर एक्ट। एक स्टूडेंट के लिए जो जुडिशियल एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई आप बेयर एक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड कीजिए। बेयर एक्ट के ऊपर जितनी कमांड होगी उतना ही पेपर क्लियर करना आपको आसान होता जाएगा।
इसीलिए जी हम इसके ऊपर फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, प्रॉपर डायग्राम्स बनाते हैं। बेरेट की वर्ड्स को पकड़ के बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन दी जाती है ताकि स्टूडेंट उस चीज को अच्छे से समझ पाए। प्रॉपर गाइडेंस रिगार्डिंग व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। पेपर क्लियर करने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमको ये पता हो कि भाई क्या पढ़ना है, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है क्या नहीं पढ़ना। पॉइंट समझ दो, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। उसके लिए जी पीरियोडिक काउंसलिंग स्टूडेंट्स के साथ जी अगेन एंड अगेन डिस्कशंस होती हैं। चाहे वो कोविड का समय रहा तो कोविड के समय भी स्टूडेंट्स के साथ जी फोन के ऊपर डिस्कशन चलती रही, व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कशन चलती रही, ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखा जाए, वो अपना गोल जो है उसको ना भूले। उसके साथ साथ जी इलस्ट्रेशन जो रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इन सारी इलस्ट्रेशंस के ऊपर अच्छे से वर्क किया जाता है, उसको अच्छे से डिस्कस किया जाता है ताकि स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को, उस लैंग्वेज को, बेरेट को अच्छे से समझ पाए। उसके साथ साथ जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर स्टेट का ट्रेंड पता चलता है कि भी इस पर्टिकुलर स्टेट का ट्रेंड क्या है। तो जब क्लासेस चलती हैं जी, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, और रेगुलर टेस्ट है, चाहे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जी दिस कोविड के सिचुएशन के कारण थोड़ा सा कई बार मुश्किल रहा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बहुत रेगुलरली कंडक्ट किए गए ताकि आप लोग अपनी स्टडीज को समझो कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में कर भी रहे हो, क्योंकि टेस्ट जब तक नहीं देंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि भाई आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। Thereafter, when we deliver you, thereafter we will deliver you with the latest developments, यानी कि लेटेस्ट जजमेंट्स जो हैं, जो आई हैं, कोई अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके साथ जी आप लोगों को बताया जाएगा ताकि लेटेस्ट लॉ में जो चेंज आया है वो आपको पता हो। लास्टली इंडियन पॉलिटी की बात करता हूं। इंडियन पॉलिटी को जी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन जो है उसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो ये तो रहा जी व्हाई टू चूज अस, व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन योर पार्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके पार्ट पर क्या होना जरूरी है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है जी कि भाई मैंने ही करना है, तो दिस इज गिव एंड टेक। आपको भी बहुत सारी एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ेंगी इस चीज के लिए। एक्सपर्टाइज ऑन द लैंग्वेज ऑफ द बेरेट जो आपकी तरफ से जी बहुत जरूरी है। बेरेट की लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से कमांड करना, और अपना एक टाइम टेबल, जिसे बंदे का शेड्यूल नहीं है ना जी, फिर वो डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाएगा। आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार एफर्ट्स करनी जरूरी है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, उसके लिए लगातार 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 मेहनत करनी पड़ती है। और इस आगे आने वाले एक साल में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक साल लगातार बहुत अच्छे से एफर्ट्स पुट इन करोगे। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस देना जी लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, उसके लिए आपकी क्लासेस भी होंगी डेफिनेटली। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो बुक्स आती हैं उसको आपने फॉलो करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क अलोंग विद द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क बट नॉट टू रीड। क्या नहीं पढ़ना, जो आज आपने पढ़ा उसको बिल्कुल लास्ट सोने से पहले रिकॉल करना, क्योंकि भाई पॉइंट ये है आप भी बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। पॉइंट ये है हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं, जितना रिटेन कर पाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और उसके साथ साथ जी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, ये बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं। जो आपके बेरेट का इंडेक्स है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है, मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हम प्रीलिम्स देने बैठते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए निकलते हैं, तो एकदम से सारा लॉ वापस से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय आपको समझ में आती है। और क्लास में भी जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस समय मैं आपको इंडेक्स मार्क करवाता हूं, ताकि प्रीलिम्स के समय आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी हो गया, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटेन करना। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको समझना जरूरी नहीं है। पॉइंट ये है आप कितना रिटेन करके जाते हो। आपने 100 बातें पढ़ी, याद आपको 2 भी नहीं है, उसका क्या फायदा। तो बेटर ये है जितना चाहे कम पढ़ लो, लेकिन उसको रिटेन करना जरूरी है। अगर रिटेन किया होगा तभी बढ़िया रहेगा। और एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स डू यू नीड टू स्टडी। भाई ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है,
इसका कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि भाई आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, आपको 10 घंटा पढ़ना है, आपको 20 घंटा पढ़ना है। शायद से कोई बात आप लोगों को 2 घंटे में समझ में आ जाए, मेरे को 4 घंटे में समझ में आती हो। आपको शायद से सीपीसी जल्दी समझ में आ जाए, मेरे को जी उससे भी जल्दी समझ में आ जाए। आपको सीआरपीसी शायद थोड़ा मुश्किल समझ में आए, मेरे को और जल्दी समझ में आ जाए। समझते हो? तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि कितना समय हमको देना चाहिए। और उसके साथ जी श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी, वो समझते हो कि भाई परसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार हमने एफर्ट्स करनी है। अगर हम लगातार एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली ये एक श्योर, देखो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो डेफिनेटली कुछ करेंगे। शॉर्टकट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। शॉर्टकट्स हमेशा ऑफन वो रॉन्ग कट्स ही होते हैं, वो हमेशा गलत डायरेक्शन में ही लेके जाते हैं। ठीक है जी? तो इसलिए इस बात को समझना है, लगातार एफर्ट्स कॉन्टिन्यूसली अपने आप को उठाना है कि भाई ये तूने ही करना है, तेरे लिए ही है, आपने ही इस समय को यूटिलाइज करना है। और लास्ट में जी अपने डिस्कशन को खत्म करता हूं। महाभारत में जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि भाई पॉइंट क्या है, उन्होंने बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सतव कर्मणा। तो इसका अर्थ वैसे अब कृष्ण जी के द्वारा जो बात बोली गई है उसका मैं तो क्या करूंगा, जो कुछ विद्वान लोग हैं उनसे मैंने सुना और वही बात मैं आपको बताता हूं कि भाई हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। हम अच्छा कर्म करेंगे, हम अपनी अच्छी एफर्ट्स पुट इन करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक, वो एफर्ट्स लगातार रहेंगी तो रिजल्ट ऑब्वियस है जल्दी मिलेगा। तो भगवान के पास ना कई बार वो चित्रगुप्त बैठे होते हैं, उनके पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, आप मेहनत कर नहीं रहे तो आपकी फाइल नीचे रह जाती है। आप लगातार मेहनत कर रहे हो, चित्रगुप्त भी देखते अच्छा यार ये बंदा बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है, इसको जल्दी फल देना जरूरी है, तो आपकी फाइल ऊपर आ जाती है। तो कहने का भाव ये है हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। अब मैं सोचू जी मैं तो ये रेस जीत ही नहीं सकता और इस डर के मारे में भागी ही ना, तो फायदा क्या हुआ? पॉइंट समझते हो? तो कल हमारे मन में ना फिर एक यही रह जाएगा कि भाई हम भागे ही नहीं थे। हम अपनी तरफ से एक एफर्ट्स पुट इन करें, अच्छे से एफर्ट्स पुट इन करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा भविष्य। आप वो चीज सोचिए, एक सिर्फ सोचिए कि जिस दिन आप जज बन जाओगे, आपके परिवार, आपके माता पिता, आपका भाई बहन, एक वो मुस्कान, अब ऐसा तो नहीं आप जज बन जाओगे तो उन्होंने क्राइम करना स्टार्ट कर देना है, तो उनके चेहरे पे उस मुस्कान को देखिए कि भाई आपके कारण आपके परिवार में एक खुशी आएगी। और कोई छोटी पोस्ट थोड़ी है, छोटे होते से सुनते आए हैं तू कौन सा जज लगा है। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसके लिए हमको बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगानी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जी मैं अपनी डिस्कशन को खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं इस डिस्कशन से आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने समझने के लिए मिली होंगी। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद।